Hello and welcome to the Dhronas YouTube channel. Today we would like to discuss few things related to President of India. All of you know that President election is going on as of now, और कुछ ही समय में पता चल जाएगा कि इंडिया का नया प्रेसिडेंट कौन बनने वाले हैं, राइट? सो लेट्स रिविजिट कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनका इलेक्शन कैसे होता है, उनका पावर्स क्या क्या है, ठीक है? और ये सब हमारे मेंस के लिए, WBCS मेंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फाइन। तो सबसे पहले जो लोग देख रहे हैं वो लोग एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये बताएगा कि द वॉइस एंड द वीडियो इज़ क्लियर, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं आसानी से, ठीक है? फाइन। तो अगर हम बोले क्लियर एंड ऑडिबल, ओके फाइन। So as of today the election is going on and we will have most probably, ठीक है, if everything if every voters vote according to their party mandate, India is going to get the first women Dalit prime minister, president, sorry, ठीक है? But anyway, let's wait for that. इससे पहले the first president of ours, इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राइट? एंड he remained the only president who become elected twice, right? He was elected again 1952 से 1957 and then again from 1957 to 1962, ठीक है? इसी साल प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि which of the president was elected twice, तो it would be डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है? फाइन। इससे पहले अगर हम हमारे जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है, ठीक है, जो रामनाथ कोविंद, राइट, इनका टर्म, एंड व्हाई आई एम टेलिंग ऑल दिस यू विल इजीली अंडरस्टैंड इन अ बिट। रामनाथ कोविंद जो हमारे प्रेजेंट प्रेसिडेंट है, उनका टर्म खत्म होने वाला है 25th ऑफ जुलाई 2022। सो 25th जुलाई को टर्म खत्म होने वाला है एंड टुडे इज 18 जुलाई। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जनरली प्रेसिडेंट जो होते हैं उनके टर्म खत्म होने से पहले ही इलेक्शन कर देते हैं, सो दैट देयर इज नो गैप, ठीक है? तो अभी मान लो आज इलेक्शन हो जाएगा, मे बी बाय एंड ऑफ द डे वी विल नो कि हु विल बी आवर नेक्स्ट प्रेसिडेंट, एंड व्हेन रामनाथ कोविंद्स टेन्योर विल बी ओवर ऑन 25th जुलाई, the next president will take responsibility, he or she will take oath. Fine, okay, so moving on, ये जो president of India है, ठीक है, the president is mentioned under which part? Part 5, ठीक है? From which article? Article 52. Article 52 में बोला गया है, आर्टिकल 52 में बोला गया है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शुड बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और आप में से जो लोग देख रहे हो, इफ आई आस्क यू कि इंडियन प्रेसिडेंट, इफ आई आस्क यू कि इंडियन प्रेसिडेंट इज मॉडल्ड ऑन विच इंस्टीट्यूशन or office,
इफ आई आस्क यू दिस, व्हाट विल बी द आंसर? कि इंडियन प्रेसिडेंट का इक्विवेलेंट पावर, ठीक है, या फिर इक्विवेलेंट ऑफिस, अगर हम वर्ल्ड के बाकी कंट्रीज को देखें, कौन से कंट्री के ऑफिस के को मॉडल करके इंडियन प्रेसिडेंट का ऑफिस बनाया गया था? एनीबडी? इंडियन प्रेसिडेंट का इक्विवेलेंट, इट शुड बी ब्रिटिश मॉनर्क. It should be British monarch. So Indian president is equivalent to the British monarch. ठीक है, फाइन. और अभी जो इलेक्शन चल रहा है, ठीक है, ये इलेक्शन में जो वोट दे पाएंगे, that has been mentioned under Article 54. आर्टिकल 54 में मेंशन किया हुआ है कि हु कैन वोट इन प्रेसिडेंट इलेक्शन. हु कैन वोट? एनीबडी ऑफ यू कैन कमेंट हु कैन वोट. ठीक है, देयर आर, we can divide them into 3 parts. First is elected MPs of Parliament. Elected MPs of Parliament. When I am saying Parliament, हम लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिला के बोल रहे हैं. ठीक है, when I am saying Parliament, I am using both लोकसभा as well as राज्यसभा. So elected MPs of Parliament. Next, elected MLAs of state legislative assemblies. Elected MLAs of state legislative assemblies. ठीक है, and obviously elected MLAs of Delhi, पुडुचेरी एंड JNK. ये 3 जो यूटी है, उनके भी जो इलेक्टेड एमएलएज होंगे, दे कैन ऑल्सो वोट. ठीक है, सो ये लोग वोट कर सकते हैं. फाइन. नाउ ये तो ठीक है. नाउ व्हाट इज द मोड ऑफ इलेक्शन? एंड व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्शन? बिकॉज इस साल इलेक्शन हो रहा है, तो इलेक्शन के रिलेटेड कोई भी सवाल पूछे जा सकते हैं. व्हाट इज द मोड ऑफ इलेक्शन? द मोड ऑफ इलेक्शन इज PRSTV, proportional representation of single transferable vote. Proportional representation by means of single transferable vote. और ये मोड और मैनर कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 55. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आर्टिकल 55, it discusses the mode or the manner of election. ठीक है, मोड और द मैनर ऑफ इलेक्शन. ठीक है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स. ठीक है, फाइन. तो 55 में क्या है? 55 में इट डिस्क्राइब्स द मैनर ऑफ इलेक्शन. मैनर ऑफ इलेक्शन, राइट. अब अगर हम ये क्वेश्चन पूछे कि इंडिया ने ये जो प्रेसिडेंट इलेक्शन का मैनर है, ये कौन सा कंट्री से बोरो किया था? फ्रॉम विच कंट्री वी हैव बोरोड द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट? एनीबडी? फ्रॉम विच कंट्री वी हैव बोरोड द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट? एनीबडी? क्या होगा? और आप लोग जो देख रहे हो इस सेशन को, ठीक है, प्लीज लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब. ठीक है, सो दैट इट कैन बी रीच टू द मेनी स्टूडेंट्स. ओके, फाइन. तो अगर हम ये क्वेश्चन करें कि द मैनर ऑफ द इलेक्शन इज टेकन फ्रॉम व्हिच कंट्री, it should be Ireland.
इंडिया ने आयरलैंड से मैनर ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन बोरो किया था, ठीक है। एंड द मोड इज PRSTV, दैट मीन्स प्रोपोर्शनल representation by means of single transferable vote. Proportional representation by means of single transferable vote, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट। अब मान लेते हैं कि MPs MLAs वोट देंगे, फाइन। नाउ जब हम लोग वोट देते हैं लोकसभा में तो हम या फिर विधानसभा में, हमारा वोट का वैल्यू कितना होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आवर वोट, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आवर वोट? इट शुड बी, इट इज 1, राइट। हम वोट देते हैं या फिर आप लोग वोट देते हो, आपका वोट का वैल्यू होता है 1। बट यहां पे MLAs और MP का वोट का वैल्यू थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। यहां पे थोड़ा डिफरेंट होता है। यहां पे क्या क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि आर्टिकल 55 में बोला गया था कि देयर शैल बी यूनिफॉर्मिटी ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स इन केस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो हर एक स्टेट के जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें एज फार एज प्रैक्टिकेबल, मतलब जितना पॉसिबल है वहां तक हम यूनिफॉर्मिटी रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसीलिए टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी, व्हाट एक्चुअली वी द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला गया? कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया कि द वैल्यू ऑफ MLA वोट, ठीक है, द वैल्यू ऑफ अ MLA वोट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? द वैल्यू ऑफ अ MLA वोट, इसका फॉर्मूला होता है टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट और UT, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, इनटू 1/1000। टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट और UT divided by total number of elected members of state legislative assembly into 1/1000. Now it is obvious कि जो हमारे डिफरेंट स्टेट्स हैं वहां के जो MLAs हैं उनका वोटिंग वैल्यू अलग अलग होगा. इट इज ऑब्वियस बिकॉज वी हैव डिफरेंट पॉपुलेशन and we have different MLAs, elected MLAs, right? So obviously the value of suppose कि जो मान लीजिए वेस्ट बंगाल के जो MLAs हैं उनका जो वैल्यू होगा, ठीक है, यूपी का एक MLA का वैल्यू उससे ज्यादा होगा बिकॉज दे हैव हायर पॉपुलेशन. फाइन. सो अगर हम जस्ट कुछ रैंडम यहाँ पे डेटा पुट करें, जैसे यूपी हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स. यूपी में, ठीक है, वैल्यू ऑफ MLA वोट, ठीक है, यूपी में यहां पे स्टेट, ठीक है, वैल्यू ऑफ MLA वोट यूपी में इट इज 208. यूपी में इट इज 208, ठीक है. उसके बाद अगर हम सेकंड पोजीशन की बात करें, देन वी हैव झारखंड एंड तमिलनाडु, ठीक है. वी हैव तमिलनाडु 176 एंड वी हैव झारखंड as
176. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव महाराष्ट्र as 175. ठीक है. महाराष्ट्र as 175, and then we have Andhra Pradesh as 159. ठीक है. 159. So these are the top 5 states according to the value of vote of each MLA. ठीक है. यूपी, तमिलनाडु, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश. ठीक है. अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें, तो वेस्ट बंगाल में एक एमएलए वोट का वैल्यू होता है 151. ठीक है. यू हैव टू रिमेंबर दिस. वेस्ट बंगाल में एक एमपी वोट का वैल्यू होता है 151. ठीक है. नाउ ये तो गया हाईएस्ट. अगर हम लोएस्ट की बात करें, द लोएस्ट विल बी सिक्किम. सिक्किम में एक एमएलए वोट का वैल्यू होता है 7. ठीक है. और उनके साथ साथ जैसे ऑब्वियसली द स्मॉलर स्टेट्स लाइक मिजोरम में 8 है. ठीक है. मिजोरम में 8 है. नागालैंड में वी हैव 9. ठीक है. नागालैंड में वी हैव 9. सो दीज आर द स्मॉलर वोट वैल्यूज. वेस्ट बंगाल में 151 एंड द हाईएस्ट गोज टू यूपी 208. ठीक है. फाइन. ओके. तो ये होता है आपका एमएलए वोट का वैल्यू. और टोटल जितने भी एमएलए वोट देते हैं उनका टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द एमएलएज ऑफ इंडिया, ये कितना आता है? ये आता है 549495. ठीक है. इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर, राइट? 549495. ठीक है. टोटल वैल्यू ऑफ ऑल एमएलए वोट 549495. ठीक है. नाउ ये तो गया आपका एमएलए वोट का वैल्यू. अगर हम एमपी वोट का वैल्यू बोले, वैल्यू ऑफ एमपी वोट, वैल्यू ऑफ अ एमपी वोट. ठीक है. इट इज टोटल वैल्यू ऑफ votes of all the MLAs. Total value of votes of all the MLAs divided by total number of elected members of both houses of the parliament. तो यहां पे आप एक चीज नोटिस करो, वी आर डिवाइडिंग अ कांस्टेंट नंबर विद अ कांस्टेंट नंबर बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट नंबर. टोटल वैल्यू वोट क्या है? टोटल वैल्यू वोट 549495. ठीक है. और अगर हम इसको कैलकुलेट करें 549495 और टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस कितना होगा? 543 प्लस 233. ठीक है. That means 549495 divided by 776. 776, it comes around 708. तो हर एक एमपी का, आप राज्यसभा एमपी हो या फिर आप लोकसभा एमपी हो, आपका वोट का वैल्यू कितना होता है? आपका वोट का वैल्यू होता है 708. Now you belong to any state. If you are a West Bengal MP, if you are a MP from UP, no matter. ठीक है. हर एक MP का वोट का वैल्यू होता है 708. तो अगर हम, ठीक है, अगर हम 708, ठीक है, तो इसीलिए
टोटल, और एक चीज था कि टोटल, जनरली ये थंब रूल होता है, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल एमपी वोट्स इज ऑलमोस्ट इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ ऑल एमएलए वोट्स। ठीक है, एमएलए वोट्स का टोटल वैल्यू तो आपने अभी यहीं पे देख लिया, 549495। टोटल वैल्यू ऑफ ऑल एमपी वोट्स कितना आता है, 549408। सो इट इज ऑलमोस्ट इक्वल, राइट, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल। ठीक है, यहां पे हम राउंड ऑफ कर रहे हैं इसीलिए एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, अगर हम राउंड ऑफ नहीं करते तो एग्जैक्टली सेम आता। ठीक है, सो दिस इज हाउ द वोटिंग कैलकुलेशन विल बी हैपनिंग। ठीक है, सो टोटल वैल्यू कितना होता है, टोटल प्रेसिडेंट इलेक्शन में टोटल वैल्यू। ठीक है, सो प्रेसिडेंट इलेक्शन टोटल वैल्यू ऑफ ऑल वोट्स कितना होता है, 549495 प्लस 549408। दैट मीन्स कितना होता है, 1098903। ये होता है। ठीक है, ये होता है। फाइन, ओके। अब एक चीज होता है प्रेसिडेंट इलेक्शन में, द विनर नीड्स टू गेट, ठीक है, ठीक है, द विनर नीड्स टू गेट अ कोटा ऑफ वोट। वो कोटा क्या होता है, ये जो टोटल वैल्यू आया था ना, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल वोट्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। ठीक है, ये नंबर ऑफ वोट अ विनिंग कैंडिडेट हैज टू एंश्योर। ठीक है, अब यहां पे 2 कैसे आया, यहां पे 2 इसीलिए आया, नंबर ऑफ वैकेंसी प्लस 1। नाउ हाउ मेनी प्रेसिडेंट आर वी इलेक्टिंग, हम लोग कितने प्रेसिडेंट इलेक्ट कर रहे हैं, वी आर इलेक्टिंग ओनली 1 प्रेसिडेंट। सो यहां पे वैकेंसी कितना है, एक ही है, सो 1 प्लस 1 दैट इज 2। So total value of all votes, that means this number divided by 2 plus 1. ठीक है, so the winner needs to get total value divided by 2 plus 1. ठीक है, that many of votes our president has to get, the winning candidate has to get. ठीक है, फाइन। तो ये हो गया आपका प्रेसिडेंट इलेक्शन में डिफरेंट वैल्यूज। फाइन, नाउ मूविंग ऑन। ठीक है, इलेक्शन कंडक्ट्स कौन करवाता है, हु कंडक्ट्स द इलेक्शन, हु कंडक्ट्स द इलेक्शन, इट शुड बी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट्स द इलेक्शन। और अगर ये इलेक्शन को लेके एनी डिस्प्यूट, कोई भी अगर डिस्प्यूट होगा, एनी डिस्प्यूट, इट विल बी लुक्ड आफ्टर बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एंड देयर डिसीजन इज फाइनल, देयर डिसीजन इज फाइनल ऑन दिस। ठीक है, their decision is final on this. Okay, now if I ask you, आप जितने भी लोग देख रहे हो, ठीक है, who is the only president of India who was, sorry, who was the only president of India to be elected unopposed? ये बोलो तो कोई,
Anybody? You can answer. Who was the only president of India to be elected unopposed? I will give you say 4 options here. ठीक है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, वीवी गिरी, नीलम संजीवा रेड्डी, ठीक है, शंकर दयाल शर्मा। इनमें से कौन अनअपोज्ड, ठीक है, इलेक्ट हुए थे, मतलब उनके खिलाफ कोई कैंडिडेट नहीं था? नीलम संजीवा रेड्डी, एब्सोल्युटली राइट। नीलम संजीवा रेड्डी, he was the only president to be elected unopposed, ठीक है। he was elected in 1977, ठीक है, 1977। फाइन, नीलम संजीवा रेड्डी, ओके, फाइन। नेक्स्ट, हम लोग जो देखेंगे दैट इज प्रेसिडेंट्स ओथ। प्रेसिडेंट्स ओथ, एब्सोल्युटली राइट, रेड्डी, राइट। कैन एनीबडी टेल मी which article mentions president's oath? Can anybody tell me which article mentions president's oath? 57, 58, 59, 60. Can anybody tell me what is which article mentions about president's oath? It is article 60, ठीक है। Article 60 mentions about president's oath. And who gives oath to the president? Who gives oath to the president? Anybody? Who gives oath to the president? It is Chief Justice of India. Chief Justice of India gives oath to the president, ठीक है। Chief Justice of India gives oath to the president. And you have to remember one thing here, president के oath में there is a term that it is president's duty to preserve, protect and defend the Constitution of India. Preserve, protect and defend the Constitution of India, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट का एक ड्यूटी होता है, ठीक है, टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 60, yes, the oath is 60, yes, ठीक है। एनीवे, ओके, नेक्स्ट। अच्छा, who can become president? इसका मतलब क्वालिफिकेशंस, प्रेसिडेंट के लिए क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, ठीक है। प्रेसिडेंट के लिए क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, ये हमारा आर्टिकल 58 में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो मिनिमम दो क्वालिफिकेशन है। द फर्स्ट थिंग ऑब्वियसली इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन, ठीक है। नाउ, और सेकंड क्या है? सेकंड है मिनिमम minimum 35 years of age. Minimum 35 years of age. So Indian citizen and minimum 35 years of age. ठीक है। और एक चीज है कि should be qualified to be a member of लोक सभा। ये तीन क्वालिफिकेशंस होना चाहिए। इंडियन सिटीजन, मिनिमम 35 इयर्स ऑफ एज,
क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा। और कौन सा आर्टिकल में मेंशन किया हुआ है? आर्टिकल 58। ठीक है, आर्टिकल 58। फाइन। नाउ यहां पे एक चीज देखो, इंडियन सिटीजन मेंशन है ना। नाउ देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ इंडियन सिटीजन, बाय बर्थ और बाय नेचुरलाइजेशन। ठीक है, so in both the situation a person is eligible to contest in a president election either by birth or by naturalization. ठीक है, either by birth or by naturalization they are qualified. Fine. minimum 35 years qualified to be a member of Lok Sabha. और एक चीज क्या है? should not hold any office of profit. ठीक है, शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये एक क्राइटेरिया होता है। ठीक है, फाइन, ओके, ओथ हो गया। नाउ लेट्स कम टू आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 में क्या है? आर्टिकल 61 में है impeachment. We have already studied the election. Now let's study the impeachment of president. ठीक है, आप सबको पता है आर्टिकल 61, बट impeachment होता क्या है? ठीक है, impeachment में कैसे impeach हो सकते हैं? और अगर हम ये सवाल आपसे पूछे कि how many Indian presidents have been impeached till today, अभी तक कितने सारे प्रेसिडेंट्स को इम्पीच किया गया है? ठीक है, एनीबडी? हाउ मेनी इंडियन प्रेसिडेंट्स हैव बीन इम्पीच्ड टिल टुडे? क्या होगा? आप अपना आंसर चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, यू कैन आंसर इन द चैट बॉक्स, हाउ मेनी इंडियन प्रेसिडेंट्स हैव बीन इम्पीच्ड टिल टुडे? इनका आंसर होगा 0। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। अभी तक कोई भी इंडियन प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं किया गया, सो आंसर विल बी 0। राइट, ओके। सो ये जो इम्पीचमेंट है प्रेसिडेंट का, इट इज अ क्वासी जुडिशियल प्रोसेस। क्वासी जुडिशियल प्रोसेस, ठीक है, सेमी जुडिशियल प्रोसेस। कैसे होते हैं? उससे पहले हमको यह जानना पड़ेगा ऑन व्हाट ग्राउंड्स और रीजन प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड। क्या रीजन है? सिंपली वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सिंपली वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बट एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वायलेशन, या फिर हाउ द वायलेशन कैन बी डन, हाउ व्हाट एक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट विल वायलेट कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है। दीज आर नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपली इट इज मेंशन्ड दैट इफ प्रेसिडेंट वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, ही और शी कैन बी इम्पीच्ड। ठीक है, he or she can be impeached. ठीक है, now इसका प्रोसेस क्या है, एंड why I'm mentioning the process, क्योंकि मेंस में they can ask you, ठीक है, they can ask you about the process. ठीक है, ओके, तो प्रोसेस में क्या होगा? ठीक है, the first thing that you have to know, any house, either Lok Sabha or Rajya Sabha, can initiate motion to impeach president. ठीक है, impeach president, but उससे पहले 14 days, minimum 14 days notice, ठीक है, 14 days notice should be given to the president. ठीक है, should be given to the
प्रेसिडेंट 14 डेज नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद या 14 डेज नोटिस विच हैज टू बी साइंड बाय 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, यस राइट, ठीक है। एंड द मोशन जो स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, द रेजोल्यूशन दैट नीड्स टू बी साइंड बाय 1/4 of the member, 1/4 of the member of the house, 1/4 of the member of the, let's say, first house, ठीक है, फर्स्ट हाउस, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या होगा, ठीक है, ये जो रेजोल्यूशन हुआ, ठीक है, 14 डेज नोटिस एंड द रेजोल्यूशन नीड्स टू बी इनिशिएटेड आफ्टर साइनिंग बाय 1/4 ऑफ द मेंबर, ठीक है। ये होगा आपका इनिशिएशन, मतलब रेजोल्यूशन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देन वो फर्स्ट हाउस में रेजोल्यूशन को पास करना होगा 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ठीक है, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। इससे क्या होगा, पास करना होगा। फर्स्ट हाउस में मान लो ये पास हो गया, उसके बाद इट विल मूव टू द सेकेंड हाउस, ठीक है, सेकेंड हाउस में जाएगा। सेकेंड हाउस में क्या करना पड़ेगा, सेकेंड हाउस विल फर्स्ट इन्वेस्टिगेट द चार्ज, जो चार्ज है उसको इन्वेस्टिगेट करेगा, एंड प्रेसिडेंट कैन टेक पार्ट हियर, प्रेसिडेंट कैन टेक पार्ट and defend himself or herself, ठीक है। So president can defend himself or herself in the second house, ठीक है। अगर मान लो सेकेंड हाउस में भी, if in the second house also 2/3 membership, ठीक है, 2/3 of total membership passes the resolution, then president will be impeached, president will be, then क्या होगा, president will be impeached, ठीक है, president will be impeached। तो ये होता है entire process, ठीक है। और ये कौन सा आर्टिकल में मेंशन है, ये मेंशन है आर्टिकल 61 में, आर्टिकल 61 में, ठीक है। इम्पीचमेंट हो गया। एनी क्वेश्चन यू हैव यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स, आई विल हैप्पी टू आंसर। नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे दैट इज वैकेंसी इन ऑफिस। हाउ मेनी वेज वैकेंसी कैन बी क्रिएटेड, हाउ मेनी वेज वैकेंसी कैन बी क्रिएटेड, ठीक है, एक एक करके देखते हैं, ठीक है। एक्स ऑफ नॉर्मल टेन्योर ऑफ 5 years, 5 साल में जो आपका टेन्योर खत्म होने वाला है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रामनाथ कोविंद, उनका टेन्योर खत्म हो रहा है और इलेक्शन ऑब्वियसली ऑन 25 जुलाई ही विल रिजाइन, ठीक है, उनका टर्म खत्म हो जाएगा एंड द न्यू प्रेसिडेंट विल टेक ओवर। सो ये हो सकता है वैकेंसी। एक हो सकता है रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन इन बिटवीन द टर्म्स, रेजिग्नेशन बाय राइटिंग टू हुम, रेजिग्नेशन बाय राइटिंग टू वाइस प्रेसिडेंट, रेजिग्नेशन बाय राइटिंग टू वाइस प्रेसिडेंट, ये हो सकता है। डेथ इन ऑफिस, ठीक है, डेथ इन ऑफिस, ये हो सकता है, ठीक है, डेथ इन ऑफिस। नाउ लेट्स से हाउ मेनी
Indian president died in office? If I'm saying how many Indian president died in office, can anybody tell me how many Indian president died in office? ठीक है, it will be 2. अभी तक yes, hidden gem, okay fine. 2 कौन कौन? जाकिर हुसैन and फखरुद्दीन अली अहमद. ठीक है, जाकिर हुसैन एंड फखरुद्दीन अली अहमद. ठीक है, दे डाइड इन ऑफिस. फाइन. तो ये हो सकता है एक. और क्या हो सकता है? इलेक्शन डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड. ठीक है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन ही नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया. ये भी हो सकता है. और क्या हो सकता है? इम्पीचमेंट. सो इन दिस 5 वेज, ठीक है, इन दिस 5 वेज, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5, ये 5 वेज में प्रेसिडेंट्स ऑफिस कैन बी वैकेटेड. प्रेसिडेंट ऑफिस में वैकेंसी क्रिएट हो सकते हैं. ठीक है, सो इन विच ऑफ दिस, ठीक है, यहां पे ये वाला, ठीक है, सॉरी, रेजिग्नेशन, डेथ, इलेक्शन डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड एंड इम्पीचमेंट. ये जो 4 सिनेरियो है ना, ठीक है, 2, 3, 4 एंड 5, इन दिस सिनेरियोज, सिनेरियो 2, 3, 4 एंड 5, इन दिस सिनेरियोज वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट, ठीक है, एज प्रेसिडेंट. वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज प्रेसिडेंट. ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज प्रेसिडेंट. ठीक है, बट अगर मान लो ऐसा हुआ कि प्रेसिडेंट का नॉर्मल टर्म खत्म होने वाला है 5 साल में, बट जिस टाइम में इलेक्शन होने वाला था उस टाइम में इंडिया का सिचुएशन इतना खराब है कि उस टाइम में इलेक्शन पॉसिबल नहीं है. सो व्हाट प्रेसिडेंट विल डू? प्रेसिडेंट विल कंटिन्यू इन इट्स टेन्योर. प्रेसिडेंट का टेन्योर कंटिन्यू रहेगा. इन दैट केस वाइस प्रेसिडेंट विल नॉट बिकम प्रेसिडेंट. सो वीपी will not become president if the situation is not conducive to conduct election after expiry of president's normal term of 5 years. If the situation is not conducive, then president will continue. Vice president will not become president. Fine. So all these are technicalities. ठीक है, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है. सो वी हैव डन ऑल दिस थिंग्स. ठीक है, और यहां पे अगर मान लो ये जो सिचुएशंस है ना, ठीक है, जहां पे वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज प्रेसिडेंट, ठीक है, यहां पे आपको विद इन 6 months you have to conduct election. Within 6 months you have to conduct election. ठीक है, within 6 months. ओके, और ये कहां पे मेंशन है कि विद इन 6 months करना होगा? इट इज मेंशनड अंडर आर्टिकल 62. आर्टिकल 62. ठीक है, फाइन. नाउ जो हम लोग देखेंगे, ठीक है, दैट इज
पावर ऑफ प्रेसिडेंट. आई विल नॉट गो इन टू डिटेल, ठीक है, इट्स ए यूट्यूब सेशन, आई विल नॉट गो इन टू डिटेल, बट क्या क्या पावर है लेजिस्लेटिव, ठीक है, इनमें इंपॉर्टेंट पावर क्या है. आई विल जस्ट हाईलाइट द इंपॉर्टेंट थिंग्स. ऑर्डिनेंस मेकिंग. कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द ordinance making article, what is the article for ordinance making power of president? Which article mentions about ordinance making power of president? A very common question, ठीक है, it's a very common question. 123, absolutely right, Pratik Roka. 123, absolutely right, ठीक है. Executive power. President is the nominal head. President is the nominal head, right? And he is also the appointing authority of so many constitutional offices, right? He appoints PM, governor, central ministers, chief election commissioner, finance commission, UPSC, election commission, right? ठीक है. So Constitution. He also creates interstate council, article 263, ठीक है, interstate council, article 263. These are all executive power. Next हम अगर बोलेंगे judicial, under article 143 he can ask advice from Supreme Court, right? He can ask advice from Supreme Court. He can also look after the court martial cases, right? He can also look after the court martial cases. तो ये हुआ आपका जुडिशियल पावर. नेक्स्ट फाइनेंशियल पावर की बात अगर हम करें, ठीक है, ही क्रिएट्स फाइनेंस कमीशन. कैन एनीबडी टेल मी what is the article number of finance commission? Can anybody tell me what is the article number of finance commission? फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल नंबर क्या है? 280. Absolutely right. Article 280. Every 5 years or any time where president thinks it is ideal, he or she will constitute Finance Commission of India. Article 280. ठीक है. Financial power. Diplomatic power. Yes. इंडिया का जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज वगैरह होते हैं ना, इंटरनेशनल ट्रीटीज या फिर एग्रीमेंट्स, all these are signed and negotiated on behalf of President of India, right? और मान लेते हैं कि हमारे जितने भी एम्बेसडर्स हैं, डिप्लोमैट्स हैं, they represent India and they represent President of India also. They were sent by President of India. He also receives ambassadors of different countries. ठीक है. So diplomatic power. अगर हम मिलिट्री पावर की बात करें, मिलिट्री पावर, he is the supreme commander of Indian Army, supreme commander of Indian Armed Forces, supreme commander of Indian Armed Forces. And Indian Armed Forces includes Army, Navy, Air Force. Supreme commander. He can also appoint the chief of these armed forces. Military. He can also look after the court martial cases. Military power. इसके बाद अगर हम देखते हैं emergency power, ठीक है, he can declare 3 types of emergency, right? 352, 356 and 365 and 360. 352 में क्या है? National emergency. 356 and 365 में क्या है?
स्टेट इमरजेंसी। 360 में क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है। अच्छा, अगर हम क्वेश्चन करें, हाउ मेनी टाइम्स नेशनल इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया? इंडिया में अभी तक कितने सारे नेशनल इमरजेंसी, कितने बार नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है? 3 times. Yes, national emergency has been declared 3 times. Financial emergency has been declared 0 times. ठीक है। 3 times कब कब? 1962, 1971, 1975। ठीक है, ये 3 बार डिक्लेयर हुआ था। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक नहीं हुआ है। स्टेट इमरजेंसी बहुत बार हो चुका है, बहुत सारे स्टेट में, राइट? ओके, लास्ट थिंग, पार्डनिंग पावर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पार्डनिंग पावर कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 72। ठीक है, यहां पे 5 कैटेगरी है पार्डन। हाईएस्ट कैटेगरी, यहां पे क्या होगा? सेंटेंस एंड चार्जेस will be cancelled. Both sentence as well as charges will be cancelled. Suppose आप में से suppose किसी का डेथ सेंटेंस है या फिर किसी का लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट है और उनके ऊपर चार्ज है कि मर्डर चार्ज, तो दोनों मर्डर चार्ज भी खत्म हो जाएगा, उनका सेंटेंस भी कैंसिल किया जाएगा। इट विल बी सिंपली लाइक जाज जी ले अपनी जिंदगी, दैट विल बी द थिंग। ठीक है, pardon, and only president can pardon. Only president can pardon death sentence. तो ये हो गया pardon नंबर 1। नंबर 2 होता है आपका कम्यूट। कम्यूट मतलब changing of the nature of sentence। नेचर ऑफ सेंटेंस को चेंज करके उसको रिडक्शन किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, डेथ सेंटेंस था, उसको चेंज करके कर दिया गया लाइफ लॉन्ग रिगोरस इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, सो कम्यूट में क्या होगा? योर सेंटेंस विल बी रिड्यूस्ड, ठीक है, बाय रिडक्शन ऑफ द नेचर। ठीक है, और क्या है? एक रेमिशन। रेमिशन में क्या होता है? ठीक है, यहां पे होता है रिडक्शन ऑफ ड्यूरेशन without changing the nature of the sentence। जैसे 12 years था, उसको बोला गया आप 7 years करोगे, रिडक्शन ऑफ ड्यूरेशन। ठीक है, यहां पे सेंटेंस चेंज नहीं होगा, सिर्फ ड्यूरेशन चेंज होगा, रेमिशन बोलते हैं उसको। उसके बाद आता है आपका रेस्पाइट। Respite means awarding lesser sentence due to special conditions। मान लीजिए जो कन्विक्ट है, शी इज अ प्रेग्नेंट वुमेन या फिर ही और शी इज अ डिसेबल पर्सन। इन दैट केस, ड्यू टू द स्पेशल कंडीशंस, सेंटेंस कम किया जाएगा, लेसर सेंटेंस विल बी अवॉर्डेड। ठीक है, लास्ट में क्या है? नंबर 5, रिप्रीव। रिप्रीव का मतलब होता है टेम्पोररी स्टे ऑन एग्जीक्यूशन। टेम्पोररी स्टे ऑन एग्जीक्यूशन, दैट मीन्स somebody, सपोज उनका डेथ सेंटेंस होने वाला था, ठीक है, आज से 7 दिन बाद, अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि ये केस में डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए गए थे या फिर इस केस में जजमेंट
अनड्यूली हर्श है, इस केस में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, प्रेसिडेंट विल लुक आफ्टर दोज दैट केस पर्सनली, ठीक है, एंड प्रेसिडेंट में पुट अ रिप्रीव और स्टे ऑन एग्जीक्यूशन जब तक प्रेसिडेंट वो केस को एंटायरली देख ना लेते हैं, ठीक है। सो ये 5 है आपका पार्डनिंग पावर: पार्डन, कम्यूट, रेमिशन, रेस्पाइट, रिप्रीव, ठीक है। सो दीज आर द पावर ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट, ठीक है, फाइन, ओके। So I think this session will be helpful in case of revision, and most importantly due to that calculation part जो आपके मेंस में आ सकता है, ठीक है। So thank you, I hope you have enjoyed the class, ठीक है। Study well, take care, bye.